Assalamu alaikum dear students. I am Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to discuss about the important MCQs of first year English poetry book. I am going to discuss those MCQs, multiple choice questions, which have been appeared in board examinations from 2009 till 2019. तो आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास 50% जो एग्ज़ाम्स हैं, 50% जो पेपर्स हैं, अब वो बनने वाले हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ की सूरत में। तो ये ज़रूरी है कि एमसीक्यूज़ की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, एमसीक्यूज़ के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो है वो लेक्चर्स जो हैं वो उनको अच्छी तरह से रीड आउट करें, उनको गो थ्रू करें। लेक्चर्स में मौजूद ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल आप अपने जहन में उसको रखें, और इसके साथ जो है वो पास्ट पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज़ आए हैं उसको भी आप जो है वो रीड आउट करते रहें, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो एग्जामिनर हमसे आस्क कर सकते हैं। तो आज इसी हवाले से मैंने पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को कलेक्ट किया है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो पोम्स हमारे पास हैं, उन तमाम पोम्स के एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर इंग्लिश में पहली पोम जो हमारे पास है, सो दिस इज़ अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ इसका जो है वो 2017 में आया है कि द पोम अंडर द ग्रीनवुड ट्री हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस प्ले ऑफ शेक्सपियर। कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो पोम है वो शेक्सपियर की किस प्ले से लिया गया है। तो ऑल ऑफ़ यू नो कि ये प्ले जो है वो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, एज़ यू लाइक इट। एज़ यू लाइक इट एक म्यूज़िकल प्ले था विलियम शेक्सपियर का, और जिससे इस सॉन्ग को, इस नज़्म को, अंडर द ग्रीनवुड ट्री को लिया गया है। सेकेंड एमसीक्यूज़ है लॉर्ड अमीन्स लिव्ड द लाइफ ऑफ एक्साइल इन द फॉरेस्ट ऑफ डैश। कि लॉर्ड अमीन्स जो थे वो ड्यूक सीनियर के साथ जो जिलावतने की ज़िंदगी किस जंगल में गुजार रहे थे। तो ये आप जानते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन के जंगलात, उनमें जो है वो ये गुजार रहे थे अपनी ज़िंदगी को। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता है कि जो पोम्स हैं उनसे जो एमसीक्यूज़ हैं वो पोम के लाइन से ही पूछे जाएं आपसे। समटाइम्स क्या होता है कि एट द एंड ऑफ एवरी पोम जो है वो नोट्स के बाद, मतलब जो मीनिंग्स के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है पोम के बारे में, तो वहाँ से भी एमसीक्यूज़ एग्जामिनर आस्क कर रहे होते हैं। पोइट्री बुक की बात कर रहा हूँ। और साथ में जो पोइट हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में भी सवालात आ सकते हैं। उसके लिए बुक के वेरी एंड, बुक के बिल्कुल आखिर में आपको सारे पोइट्स जितने भी हैं उनके आपको लाइफ हिस्ट्री मिलेगी। तो उनको भी आपको जो है वो गो थ्रू लाजमी करना चाहिए, क्योंकि 50 एमसीक्यूज़ है तो एमसीक्यूज़ कहीं से भी बन सकते हैं। अच्छा, थर्ड एमसीक्यूज़ है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्ले राइटर एंड पोइट विलियम शेक्सपियर वॉज ऑल्सो आई एन डैश। कि वो प्ले राइटर तो थे ही, शायर तो थे ही, विलियम शेक्सपियर इसके अलावा और क्या थे। तो इसके अलावा वो एक एक्टर थे। ठीक है, तो ये इनकी अर्ली लाइफ से ये सवाल हुआ है कि वो एक स्टेज एक्टर थे, प्ले राइटर और पोइट होने के साथ साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सीक इज़। तो सीक का एक वर्ब जो है वो अंडर द ग्रीनवुड ट्री इस सॉन्ग में यूज़ किया गया है। सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज विथ वॉट ही गेट्स। तो सीक मतलब होता है जस्तजू करना। इसकी सेकंड फॉर्म कह रहे हैं, इसकी सेकंड फॉर्म मैट्रिक क्लास में द वॉइस ऑफ गॉड में आपने पढ़ी होगी। पहली लाइन, आई साउट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल। तो सीक की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है साउट। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट इसके बाद है एमसीक्यूज़ है कि लॉर्ड अमीन्स टेल इन द पोम अंडर द ग्रीनवुड ट्री दैट इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन दे नो लॉन्गर हैव ह्यूमन डैश। तो लॉर्ड अमीन्स ने इस नज़म में बताया है अंडर ग्रीनवुड ट्री में कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इंसानों का नहीं होता कौन। तो वहाँ पर इंसानों के बी एनिमीज़ या दुश्मन नहीं होते। ये है ना लाइन कि हेयर ही शैल सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर। कि वहाँ पर आप जाएंगे जंगल में तो आप देखेंगे वहाँ इंसानों को कोई दुश्मन नहीं है सिवाय सर्दी और ख़राब मौसम के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री अकर्स इन द प्ले एज यू लाइक इट इन सीन 2 एक्ट 2 सीन डैश। कि जो सॉन्ग है अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये एज यू लाइक इट के एक्ट नंबर 2 और किस सीन से लिया गया है। तो ये एक्ट 2 और सीन आपके पास सीन 5 से इसको लिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक्ट 2 सीन 5 के अंदर ये पोम इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट MCQs है द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज संग बाय, किसने गाया है इस सॉन्ग को। तो इसको जो है वो नज़म के अंदर आप जानते हैं कि लॉर्ड अमीन्स वो गा रहे थे ड्यूक सीनियर के लिए इस सॉन्ग को, बिकॉज जो ड्यूक सीनियर थे ही वॉज फीलिंग होम सिक, ही वॉन्टेड टू गो टू हिज सिटी, but Lord Amins was trying to sing a song and explain that living in a jungle is better than living in a city. Next MCQs है MCQs नंबर 8, अंडर ग्रीनवुड ट्री इज कंपोज बाय डैश, कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री किसने लिखा है, इसकी कंपोजिशन किसने की है। तो ये आप जानते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर ने की है, जो एलिजाबेथन पोइट हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, विलियम शेक्सपियर। सो दीज आर द, ये जिस 8 MCQs इसके आए थे पास पेपर के अंदर। अब सेकंड पोम की तरफ बढ़ते हैं, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटसन। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं कराची बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो फर्स्ट MCQs है, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय, सर हेनरी वॉटन के मुताबिक सबसे गहरे ज़ख्म कैसे दिए जाते हैं या किससे मिलते हैं सबसे गहरे ज़ख्म। तो नज़म की एक लाइन है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेस, तो प्रेज़ या तारीफ़ से गहरे ज़ख्म मिलते हैं। कि जब आप कहते हैं ना कि जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा होता है तो उसका मतलब आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आने वाला है, बिकॉज जब कोई आपसे तारीफ़ करता है तो नॉर्मली वो फ्लैटरिंग कर रहे होते हैं, चापलूसी कर रहे होते हैं, बटरिंग कर रहे होते हैं, मस्का लगा रहे होते हैं ताकि उनका काम आपसे कुछ निकल जाए और आपका नुकसान हो जाए और उनका फ़ायदा हो जाए। तो डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज़। सेकेंड MCQs है, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन द अटमोस्ट स्किल ऑफ ए हैप्पी मैन इज सिंपल। तो हेनरी वॉटन के मुताबिक जो सबसे अटमोस्ट स्किल मतलब सबसे बेहतरीन महारत जो खुशहाल इंसान के पास होती है वो क्या होती है। तो ये शुरू की लाइन ही है ना, एंड सिंपल ट्रूथ इज़ अटमोस्ट स्किल। तो ये सच बातें बोलना, सच्चाई की बातें करना, यही इसकी बेहतरीन स्किल होती है एक खुशहाल शख्स की, कि वो हमेशा सच बोलता है। थर्ड MCQs है, पीटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश, तक़वा या परहेज़गारी ये किसकी खसूसियात होती हैं। तो ये खसूसियात एक हैप्पी मैन, एक खुशहाल शख्स की होती हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फोर्थ MCQs है, हैप्पी मैन्स पैशंस आर नॉट हिज डैश, ये भी पोम की लाइन है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, कि एक जो खुशहाल इंसान होता है वो उसके नहीं होते हैं जज्बात, उसके मास्टर्स मतलब आका, मतलब कि जो एक खुशहाल इंसान होता है वो अपने जज्बात का ग़ुलाम नहीं होता, जज्बात उसके आका नहीं होते, बल्कि जज्बात उसके ग़ुलाम होते हैं। वो जज्बात को जब चाहे वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से को और अपने हर तरह के डिफरेंट फीलिंग्स को, इमोशंस को वो कंट्रोल करना जानता है, तो वो खुशहाल इंसान होता है। तो दिस इज़ द फोर्थ MCQs। फिफ्थ है, द स्पिरिट ऑफ द पोम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़, मतलब जो उसका मैसेज है या जो उसका टोन है, जो इसका जो जज्बा है इस पोम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का, वो कैसा है, किस तरह की पोम है। रिलीजियस मतलब मजहबी है, ह्यूमरस तंज़ो मज़ा वाली है, ट्रेजिक को सानहा बयान किया जा रहा है, सैटनिकल तंजिया है। तो हम जानते हैं कि ये एक रिलीजियस पोम है। ए ऑप्शन करेक्ट है कि मजहबी बात इसमें की जा रही है कि हाउ अ पर्सन कैन लिव हैप्पीली। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 में कि द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ रिटन बाय डैश, ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को किसने लिखा है। तो इसके शायर का नाम तो ये आप जानते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, सर हेनरी वॉटन ने इस नज़म को लिखा है। सर वॉल्टर स्कॉट जो है उन्होंने लिखा है लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल। शेक्सपियर ने लिखा अंडर ग्रीनवुड ट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा लूसी ग्रे और सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। सो नेक्स्ट फिफ्थ पोम हमारे पास है लूसी ग्रे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई शायरी है। उसकी देखते हैं कि क्या MCQs उसके आस्क किए गए हैं। फर्स्ट MCQs 2019 में आया है कि द मूड ऑफ नॉर्दर्न बैलाड इज, दिस मूड ऑफ नॉर्दर्न बैलाड इज डैश। ये जो कि लूसी ग्रे एक नॉर्दर्न बैलाड है, नॉर्दर्न से मुराद के स्कॉटलैंड वगैरह के इलाका जो है वो UK के अंदर नॉर्दर्न इलाके कहलाते हैं उसके। तो वहाँ पर ये बैलाड, ये एक लोकगीत, एक फोक सॉन्ग लिखा गया है। तो उसका मूड कैसा है, किस पस मंज़र पर इसको लिखा गया है। ट्रेजिक सानेहा है, एनिग्मेटिक है, चेयरफुल खुशी वाला है, ह्यूमरस है, तंज़ो मज़ा वाला है। तो आप जानते हैं कि एक ट्रेजिक स्टोरी है, एक ट्रेजिडी है ना लूसी ग्रे। सानेहा है, एक अलमिया है, एक दुख भरी दास्तान है। सेकंड MCQs द पोइट ऑफ नेचर इज, शायर फितरत किसे कहा जाता है। एवरी वन ऑफ यू नो कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर बिकॉज इन हिज पोइट्री ही यूज्ड टू डिपिक्ट अबाउट द सीन्स ऑफ ट्रीज एंड flowers and lakes and oceans and everything of nature is being discussed in the poems of William Wordsworth. Third MCQs है, in the snow Lucy Gray's mother saw her dash, कि बर्फ़ में लूसी ग्रे की माँ ने क्या देखा। तो
इन द स्नो द मदर स्पाइड द प्रिंट ऑफ लूसीज फिट। तो लूसी के कदमों के निशानात उन्होंने देखे थे, उसके बाद उन्होंने उसका फॉलो करना शुरू किया था। तो फुट प्रिंट्स इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू जिसका आया है पास पेपर में कि लूसी ग्रे इज आया एन डैश। लूसी ग्रे किस तरह की नज़्म है? ए लिखा हुआ है एलिजी। एलिजी मतलब किसी की मौत की दास्तान होती है, किसी के मर जाने पर जो है वो पढ़ा जाता है। बी है सोनेट। सोनेट 14 लाइन्स के पोम को हम कहते हैं। सी है बैलड। बैलड एक ओल्ड फोक सॉन्ग को कहा जाता है, एक पुराना गीत। और डी है एपिक। एपिक में क्या होता है? किसी जंग, किसी लड़ाई के बारे में तस्करा किया जा रहा होता है। तो आप जानते हैं कि लूसी ग्रे एक बैलड है, जिसको हम नॉर्दर्न बैलड, जैसे भी से फर्स्ट एमसीक्यूज में मैंने बताया, एक नॉर्दर्न बैलड है। और बैलड इज़ एक्चुअली एन ओल्ड सॉन्ग, एक पुरानी गीत जिसको हम कह सकते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो शायरी है लिरिकल बैलेट्स, उससे इसको लिया गया। ठीक है। सो वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट लूसी ग्रे हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ डैश। वर्ड्सवर्थ ये बिलीव करते थे लूसी ग्रे एक पार्ट किसका पार्ट बन चुकी है? नेचर का पार्ट बन चुकी है। बी ऑप्शन कि वो फितरत का पार्ट बन चुकी है। तो ये यही है ना कि लूसी ग्रे की ब्यूटी जो है वो परमानेंट हो चुकी है, एटर्नल हो चुकी है, जो कि रोमांटिक पोइट्स ज़्यादातर इटर्नल नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में डिस्कस किया करते थे। सिक्स्थ एमसीक्यू है लूसी ग्रे वॉज नोन एज अ डैश। लूसी ग्रे को किस तरह से जाना जाता था? तो शी वॉज नोन एज द चाइल्ड ऑफ नेचर, मतलब फितरत की बच्ची के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि ये एक वहाँ पर एक चीज़ थी कि लूसी ग्रे जो है वो फितरत का हिस्सा बन चुकी है वहाँ पर उस जंगल में जहाँ पर ये कहानी रोनुमा हुई। उसके बाद नेक्स्ट पोम है अबू बिन अदहम बाय जेम्स हेनरी ली हंट। और इसके क्वेश्चंस देखते हैं, एमसीक्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है अबू बिन अदहम्स नेम वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट बिकॉज। अबू बिन अदहम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट में था जब सेकंड टाइम एंजिल आया और उसने उन लोगों के नाम दिखाए जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो उनमें अबू बिन अदहम का नाम सबसे ऊपर था। ऐसा क्यों था? बिकॉज सी ऑप्शन ही लव्ड हिज फेलो मैन। अबू बिन अदहम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। वो है ना वो जो कोटेशन कहते हैं, गॉड लव्स दोज़ हू लव्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सेकंड एमसीक्यूज़ है 2014 में आया कि व्हेन द एंजल अपीयर्ड अबू बिन अदहम वाज डैश। जब फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, नमोदार हुआ कमरे में, तो अबू बिन अदहम उस वक्त क्या कर रहे थे? तो यू नो ही वॉज स्लीपिंग। वो सो रहे थे और फरिश्ते की आमद से वो जाग गए। फर्स्ट लाइन यही है ना, अबू बिन अदहम में हिज टाइम इंक्रीज अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन ब्लूम। मतलब वो सो रहे थे और आखिरकार जब फरिश्ता आया तो फिर वो जाग गए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट पोम है द ट्वाइस बाय कॉमेंट्री पैटमोर। और उसके एक एमसीक्यूज हमारे पास आया है 2016 में कि द टोन ऑफ पोम द ट्वाइस। द ट्वाइस किस तरह की नज़्म है? तो ये भी आप जानते हैं, इट इज़ आल्सो अ रिलीजियस पोम। ये भी एक मजहबी नज़्म है जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड गॉड मैन के बारे में बताया गया है। तो बस एक ही एमसीक्यूज इसका आया था। और लास्ट हमारे पास पोम जो है, पोम नंबर 11 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, दैट इज़ आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप्स बाय गुलाम अली अलाना। तो इसके देखते हैं क्या एमसीक्यूज आए हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, अच्छा यहाँ पर जो है वो गलती से द काउंट्स रिवेंज लिख दिया गया। इट इज़ नॉट द काउंट्स रिवेंज, इट शुड बी आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप्स। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट एमसीक्यूज आया है कि द पोम आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डैश। किसने लिखा है आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप? तो आप जानते हैं ये एक पाकिस्तानी पोइट ने लिखा है एंड द नेम इज़ जी अलाना, या पूरा कहा जाए तो गुलाम अली अलाना। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू जिसका आया है, गुलाम अली अलाना इज़ अ पोएट ऑफ द डैश। गुलाम अली अलाना कब के शायर थे? तो आप जानते हैं कि ये जो सेंचुरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, तो 21st सेंचुरी तो नहीं हो सकता बिकॉज ये तो बिल्कुल अभी की बात है। 19th सेंचुरी कब होता है कि दिस इज़ के सन 1900 से लेकर सन 2000, उसके बीच में जो है वो गुलाम अली अलाना ने शायरी की। तो सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, बिकॉज आप जानते हैं कि चूँकि 21st सेंचुरी तो अभी जाकर ये चल रहा है, सन 2000 से शुरू होकर ये आगे जा रहा है। ठीक है, 20th सेंचुरी क्या होगा? सन 1900 से शुरू हुआ होगा। 19वीं सदी क्या है कि सन 1800 से शुरू हुआ होगा। तो 5 ईयर्स वगैरह में मैंने देखा है कि वो सी ऑप्शन को उन्होंने अगर सही किया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज़ नॉट द करेक्ट वन। तो गुलाम अली अलाना जो शायर हैं वो 20th सेंचुरी के हैं, क्योंकि शायरी उन्होंने जो है वो 20वीं सदी में की है, सन 1900 के दौर में की है। ठीक है, इस हवाले से ही वॉज द पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शायर हैं वो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश।
पोइट्री सेक्शन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पोम्स के भी MCQs को जो है वो मैं डिस्कस करूं। सो दिस आई हैव डन टुडे एंड अपलोडेड द लेक्चर एज वेल एंड यू हैव सीन इट एज वेल। सो अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आया है तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, तो ताकि जो है वो मेरे चैनल को आपकी वजह से सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इस तरह के लेक्चर्स डेली बेसिस पर जो है वो बनाता जाऊँ। मतलब 400+ लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ताकि आपको इंग्लिश और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो कोई ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन व्हाट्सएप मी, द नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।